Yes, started. So now total ultimate bearing capacity is given by ultimate point or end bearing resistance plus the load carried by skin friction. चाहे वो क्ले रहने दो ग्रेनुलर रहने दो, थोड़ा लोड एंड हमको रेजिस्टेंस कहां पर होता, एंड में होता, इट इज कॉल्ड अल्टीमेट पॉइंट और एंड बेरिंग रेजिस्टेंस, और जो साइड में होता फ्रिक्शन में इट इज कॉल्ड स्किन फ्रिक्शन, अल्टीमेट स्किन फ्रिक्शन। देखिए ये अल्टीमेट लोड बेरिंग कैपेसिटी, ये लोड ट्रांसफर हो रहा, इस लोड को दो तरह से रेजिस्टेंस हो रहा, ये बॉटम में रेजिस्टेंस हो रहा, यहां पर ये लोड ऐसा ट्रांसफर करते बॉटम में, इट इज कॉल्ड एंड बेरिंग रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड एंड बेरिंग रेजिस्टेंस। और जो साइड में बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द सॉइल एंड सरफेस ऑफ द पाइल, इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल पाइल, एंड इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल पाइल। एंड व्हेन द एंड बेरिंग पाइल is far more than frictional pile, such piles are called end bearing piles. Such piles are called as end bearing piles. Whereas when QF is far more than end bearing piles, then it is called frictional piles. Then it is called friction piles. So now total ultimate bearing capacity is equal to load resisted by the end plus load resisted by the friction minus W. इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं किया मैं, आपको जरूरत नहीं है. दिस यू हैव टू कंसीडर when the load is when the load is what I was telling, when the load of the pile is considered, when the load of the pile is considered, when the load of the pile is considered. Okay, so when the load of the pile is considered, then we have to take note of this one. Then we have to take note of this one. Means weight भी हम consider करते हैं अगर से कंसिडर करना है, लेकिन ये लोड्स को कंपेयर करें तो वेट बहुत कम लगता, इसलिए मोस्ट ऑफ द डिजाइन्स में हम नेग्लेक्ट करते. तो आप इतना ही याद रखो, टोटल अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, चाहे वो क्ले रहने दो या सैंड रहने दो, टोटल अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू लोड कैरिड बाय द एंड बेरिंग रेजिस्टेंस प्लस लोड कैरिड बाय द स्किन फ्रिक्शन, लोड कैरिड बाय द स्किन फ्रिक्शन. अब सवाल उठता है एंड बेरिंग रेजिस्टेंस कैसा निकालना और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कैसा निकालना, एंड बेरिंग रेजिस्टेंस कैसा निकालना और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कैसा निकालना. देखिए टोटल QU इज इक्वल टू QUP प्लस QAS, दिस इज QB इंटू AP, A सब चेंज होते रहते हैं, आप याद रखो बस. दिस इज फॉर एंड बेरिंग, दिस इज फॉर फ्रिक्शन, दिस इज FS इंटू AS, दिस इज QB इंटू AP. AP निकालना तो बहुत इजी है, सिलेंडर के लिए AP से और नीचे सर्कल रहता π/4 d स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कल, और AS सिलेंडर के लिए साइड में पाई इंटू डी इंटू एल, ये दो मिल गए आपको. आपको निकालना क्या है अब, QB कैसा निकालना और FS कैसा निकालना, QB कैसा निकालना और FS कैसा निकालना, that you should know, that you should know. Once you know how to find FS and QB, rest of the things are same as usual. So QB is given by, कहां पर मैं एक पेपर छूट गया शायद, QB is given by the formula CNC plus gamma D and Q. वो फॉर्मूला मालूम है आपको, लेकिन वहां पर क्या है मालूम है, ये सैंड है इसलिए पहला चला जाता CNC, C0 होता, पहला टर्म चला जाता, लास्ट टर्म भी चला जाता, बहुत छोटा रहता, इसीलिए क्या आता है यहाँ पर सिर्फ गामा DNQ. यहाँ पर क्या आता, सिर्फ एक ही टर्म आता, दैट इज गामा DNQ. मतलब QB इज इक्वल टू गामा D इंटू NQ, गामा D इंटू NQ. और दूसरा जो टर्म है यहाँ पर देखिए, दूसरा जो टर्म है हम यहाँ पर ये देखिए, ये CNC प्लस गामा DNQ प्लस 0.5, तो ये टर्म बहुत छोटा है इसलिए नेग्लेक्ट करते. और CNC कौन सा टर्म है, दिस इज सैंड, सैंड रहने से ये C कोहेजन 0 होता, ये टर्म भी चले जाता, बचता क्या है गामा DNQ. गामा D इज नथिंग बट सिग्मा, सो सिग्मा NQ और Q बार NQ. सो QB is given by sigma into NQ और gamma D into NQ. ऐसा याद रखो आप,
वहां क्ले में क्या करे थे और यहाँ पर क्या करे। अब बचा जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज फ्रिक्शनल पार्ट एफएस। एफएस इज गिवन बाय, याद रखो, सिग्मा एवरेज इंटू के इंटू टैन डेल्टा। सिग्मा एवरेज इंटू के इंटू टैन डेल्टा। अब सिग्मा एवरेज क्या है, ये प्रेशर डायग्राम बना के एवरेज डायग्राम बनाना है। के इज कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, K is coefficient of earth pressure. It depends on K is equal to 1, 2, 3, 4 like this. Then what is remain now is delta, and delta is given by 0.755. Phi is angle of shearing resistance. So each and everything is known to you. तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसा क्ले में करते और कैसा सैंड में करते। तो क्ले के तो प्रॉब्लम में आपको फॉर्मूला बताया, 3 प्रॉब्लम भी कराया, लेंथी प्रॉब्लम नहीं कराया, लेंथी प्रॉब्लम बाद में देखेंगे जहां पर बहुत सारे लेयर्स रहते। लेकिन अब एक प्रॉब्लम सैंड का मैं कराया, सो एक बार रिपीट करता हूं, फिर सैंड का एक लेंथी प्रॉब्लम करता हूं आज, लेयर का करेंगे। ओके, सो नाउ 15 मीटर लॉन्ग 300 mm diameter pile was driven in a uniform sand. Sand is there, 5 दिया 40. The water table is at greater depth. अच्छा water table आया तो क्या होता, फिर इसमें 2 केसेस है, क्रिटिकल लेंथ है तो क्या है, क्रिटिकल लेंथ नहीं है तो क्या है। हाँ, बहुत वो सब आपको डिटेल में पढ़ना है। तो एवरेज यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज 19 kilonewton per meter cube. Calculate the safe load capacity of the pile with factor of safety 2.5. With factor of safety 2.5. Calculate the safe load capacity of the pile if water table is located at 2 meter below the ground level. 2 meter below the ground level. Now total QU is equal to QUP plus QS. ये तो मैं आपको बता चुका हूं। इसमें करे सो है, मैं जरा फास्ट करता हूं थोड़ा। अब QUP निकालेंगे पहले। QUP की निकालने के लिए क्या है मालूम है, देखिए QUP निकालने के लिए क्या चाहिए हमको। QUP के लिए गामा डी इंटू एनक्यू चाहिए। एनक्यू आपको दिया हुआ रहेगा, एनक्यू यहाँ पर 130 है। अच्छा गामा डी, गामा भी आपको दिए सो है, वाटर तो है नहीं इसलिए गामा एक ही रहता। जो भी गामा यहाँ पर दिया, व्हाट इज द गामा गिवन, यूनिट वेट 19, गामा भी दिया। अच्छा डेप्थ भी दिया, तो डेप्थ भी आपको जो भी है पाइल का लेंथ दिया होगा। तो ये सब मतलब यहाँ पर क्रिटिकल लेंथ हम कंसीडर नहीं कर रहे, तो गामा 19 है, गामा डी 19 इंटू 50 285, यहाँ पर 285 होता, तो ये 15 मीटर। सो क्यू पी यू इज इक्वल टू गामा डी एंड क्यू 285 इंटू 130, सो क्यू पी यू इज इक्वल टू 37050। ये आपको डायरेक्टली क्यू पी यू मिल जाता। क्यू पी यू को आप ए बी से मल्टीप्लाई करो π/4 डी स्क्वायर से, तो पहला मिल जाता द एंड बेरिंग रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड एंड बेरिंग रेजिस्टेंस। तो वहां क्या करते थे क्ले में, और यहां पर कैसा कर रहे, आपको क्लियर रहना। So this is QPU and this is 2631 kilonewton. This is equation 1. This is equation 1. QPU is equal to 2631 kilonewton. This is equation 1. Second is Fs is equal to sigma bar average K tan alpha. Sigma average K tan alpha into AS. AS तो मालूम है, AS is given by pi into D into L. Pi into D into L, उसकी तो जरूरत नहीं है। सिग्मा एवरेज कैसा निकालते हैं, मैं आपको बोला पहले 0 रहता, फिर एंड में जाके ये चेंज होता, नीचे गामा डी रहता, हाइट के हिसाब से बढ़ते रहता। तो यहाँ ऊपर है 0 है, 285 है, तो 0 + 285/2 ये हो गया सिग्मा एवरेज। K is 2, कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर यहाँ पर दिए सो है। tan डेल्टा इज 0.75 0.75 into 40/30, तो ये सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट Fs. once you get Fs, जरा ऊपर नीचे हो गए, so once you get Fs, तो QS US is equal to pi into D into L into Fs, so QUS आता, this is equation 2. QU is equal to, ये दोनों भी ऐड करो, so it is 4962.5 kilonewton. So safe QU is equal to 4962.5 divided by 2.5, it is 1985 kilonewton. This is 1985 kilonewton. This is the safe load.
दिस इज द सेफ लो। तो अब आपके ऊपर है, खैर ये तो मैं आपको शेयर करता हूँ, ये बुक में नहीं है, बुक में एक अलग अलग तरीके से करे सो है, आपको कंफ्यूज होता, ये मेरे नोट्स ही फॉलो करो, स्पेशली इस टॉपिक के लिए। आप दूसरे टॉपिक के लिए चाहे कुछ भी करो, तो एक बार ग्रैनुलर और ये क्लियर हो गए। Of course, okay, Gaurav, that only I am doing. Gaurav is asking, sir, considering the critical length करो, फिर water table करो, वो सब मैं कर रहा हूँ। So अब जो हम प्रॉब्लम किए थे, ना यहाँ पर क्रिटिकल लेंथ था, ना यहाँ पर क्रिटिकल लेंथ था, ना वाटर टेबल था। अब हम क्रिटिकल लेंथ लेंगे, फिर पहले वाटर टेबल लेंगे। अब वाटर टेबल लिए तो क्या डिफरेंसेस आता, देखो वाटर टेबल कहां पर है, 2 मीटर बिलो, 15 मीटर लेंथ है पाइल का, इसके 2 मीटर नीचे वाटर टेबल है। तो वाटर टेबल आए जब और नहीं आए जब, फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। एफएस का तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एफएस यहाँ पर कैसा होता है, आप देखिए डायग्राम जो था, प्रेशर डायग्राम, वाटर टेबल नहीं रहता तो ट्रायंगल बनता था, ऊपर जीरो और नीचे 285 आया था ना पिछले प्रॉब्लम में। लेकिन यहां पर वाटर टेबल आने से क्या होता, यहां तक एक ट्रायंगल बनता, यहां रुक के फिर ऐसा एक्सटेंड होता, और ये जो है इसके ऊपर ड्राई रहता, और ड्राई रहने से 19 इंटू 38 ये बेस बनता 38, और यहां तक के 38 ही रहता। लेकिन इधर जो ये रहता, ये हाइट 13 है, और इस 13 के लिए गामा क्या बनता, सबमर्ज्ड 19 माइनस 10, 19 माइनस 10, सो 19 माइनस 10, क्योंकि ये गामा वाटर है तो सबमर्ज्ड के लिए 19 माइनस 10, 19 माइनस 10 इंटू 13 करो, प्लस ये 38 यहां तक कैरी करो, तो 155, ये हो गया 38, ये बेस हो गया 155। दिस इज द मेजर डिफरेंस when water table is considered, when water table is considered। ये सब बुक में नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, और आपको डिटेल में पढ़ना है, मैं आपको आइडिया दिया। यूट्यूब में जाओ आप, केपी देव आईआईटी प्रोफेसर है खड़गपुर के, उनके एनपीटीएल के फाउंडेशन इंजीनियरिंग पे, पाइल फाउंडेशन के ऊपर बहुत अच्छे वीडियोस है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेथड, एक प्रॉब्लम में उन्हीं से लिया हूँ, वहां से मैं एनपीटीएल कोर्स किया था, बहुत अच्छा तरीके से समझाते सर, तो आप यू कैन फॉलो दैट आल्सो। एक बार मैं बताने के बाद वो आपको इजी होता। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइल। ये आपको पाइल डिजाइन करना है ना, क्लासिफिकेशन फंक्शन रट मार के कोई भी लिखता, तो ये क्या क्या डिफरेंसेस है वो आपको क्लियर रहना, दैट आई वांट टू आई टेल यू। ओके, सो नाउ दिस इज व्हेन वाटर टेबल इज कंसीडर्ड, व्हेन वाटर टेबल इज कंसीडर्ड, यहां तक 2 मीटर, यहां से 13 मीटर, तो ये जो बेस है दिस इज 19 इंटू 2, 38 किलो न्यूटन मीटर क्यूब, ठीक है, तो सेम इज कैरिड। और ये जो है बिकॉज ऑफ सबमर्ज्ड, ये पानी आया ना यहाँ तक, और पानी आने से उसका जो सबमर्ज्ड डेंसिटी बनता 19 माइनस 10, 10 गामा डब्ल्यू, सो 19 माइनस 10 इंटू ये हाइट 13 है, और इसमें 38 ऐड करो तो टोटल 155 बनता। तो ये हो गया डायग्राम, NQ 130, A2 डेल्टा एज यूजुअल 0.75 into 5, ये सब सेम है। तो सिर्फ जब हम पिछला प्रॉब्लम विदाउट वाटर टेबल कंसीडर करके कर रहे, ये प्रॉब्लम वी हैव कंसीडर्ड विथ वाटर टेबल। एक बार आपको वाटर टेबल के साथ डायग्राम बनाने आया, और ये डायग्राम आपको आता कि अगर से आप अर्थ प्रेशर पढ़े तो, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप जियोटेक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो गेट में, इतना मतलब कम सिलेबस है और इतने मार्क्स है, 12 13 तो मिनिमम है, 12 13 कम नहीं होते, 12 13 से 18 तक मार्क्स आपको जियोटेक में मिलते, और यही 5 6 चैप्टर तो आप परफेक्ट करो, एक पाइल, दूसरा बेरिंग कैपेसिटी फाउंडेशन में, उधर कंसोलिडेशन कॉम्पैक्शन, फर्स्ट चैप्टर क्लासिफिकेशन परमेबिलिटी, थोड़ा बहुत कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन, इतने चैप्टर्स आप अच्छी तरह कर लिए 80-90% आपका जियोटेक हो जाता। कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझो, इतना कोई मुश्किल नहीं है, स्ट्रक्चर की उतना मुश्किल नहीं है, ये आप सही तरीके से पढ़े तो। जियोटेक, एप्टीट्यूड, मैथ्स, ये 3 करे तो 40% सिलेबस हो जाता है, 40-50%, वो 25-30 मार्क का और ये 10-15 मार्क का, तो करीब करीब 40 to 50% सिलेबस 3 से हो जाते। आप इस 3 को परफेक्ट करो, उसके बाद एनवायरमेंट को आओ, उसके बाद वाटर रिसोर्सेस कर लो, ये इजी होने के बाद मैकेनिक्स, सॉम, एफएम, स्ट्रक्चरल को स्टार्ट करो, स्टील वूल सब पढ़ लो। एंड वंस अगेन जस्ट मी रिमाइंड यू, इंपीरियल के लिए कोई ज्वाइन हो रहा है क्या? अगर से कोई ज्वाइन हो रहा है तो प्लीज मुझे कॉल करो, वो कोर्स के लिए 10,000 कुछ फीस है उनका, 2 मई से क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं उनके,
अर्लियर दे यूज्ड टू कम एंड हियर टेक द ऑफलाइन क्लासेस। उस वक्त कॉलेज से भी कुछ सब्सिडी मिलता था, तो ऐसा हो के कॉलेज वाले 2-4 हजार रुपए डालते थे, आपके पास 2-4 हजार लेते थे, ऑफलाइन क्लासेस होते थे। लेकिन अब सब बंद हो गया है, इसीलिए सब अब ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर एक एग्जाम, गेट एग्जाम, फिर मतलब घर बैठे ही देना पड़ेगा आपको। यहाँ कॉलेज को तो आ नहीं सकते आप अभी बहुत दिन तक, एटलीस्ट 2-3 महीने तो इसीलिए प्लीज, अगर से इंपीरियल इंस्टीट्यूट से आपको कोचिंग लेना है किसी को, तो मुझे कांटेक्ट करो प्लीज, ओके। बिकॉज ही इज आस्किंग मी एनक्यू कैसे लिया। हाँ सोनाली इधर देखो, एनक्यू क्या है पहले आपको ये मालूम होना। एनक्यू, एनसी, एन गामा, ये तीनों बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स है ना। सी एन सी प्लस गामा डी एन क्यू, सेकेंड टर्म में एन क्यू आता, तो ये हमको टेबल से मिलता, ये फाई के वैल्यू पे डिपेंड रहता। ये वैल्यू आपको दिए सो रहता है एग्जाम में, यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस। मालूम है एन क्यू क्या है, ये आपको ये पहले मालूम है। ये सी एन सी बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन तेरसीस का, सी एन सी प्लस गामा डी एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, एन सी एन क्यू एन गामा आर दी बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स। एन सी कोहेजन के साथ आता, एन क्यू सरचार्ज के साथ आता, गामा इंटू डी के साथ। तो वहां पर आपको ये दिया हुआ रहता, या इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ फाई। एमसीक्यू में पूछ सकता आपको और किस पे डिपेंड करता। आई होप this diagram is clear to you, pressure diagram, when we consider water table. When we consider water table. So when we consider water table, so this is the diagram. Once the diagram is drawn, next things are same. यहाँ पर consider critical, अच्छा बाकी का सब सेम आता। क्रिटिकल लेंथ में मैं बताता हूँ, अब ये पहले मैं आपको, थोड़े पेपर्स नीचे ऊपर हो गए, मुझे भी कंफ्यूज हो रहा है, आपको भी कंफ्यूज होता है। देखिए यहाँ पर है, उसके बाद क्यू पी यू निकाला, उसके लिए डायग्राम आपके पास था, गामा डी एन क्यू। गामा बेस में 155 है, एन क्यू 130 है, तो ये 1 क्यू हो गया, π/4 डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, क्यू पी यू हो जाता। कुछ फर्क ही नहीं पड़ा ना क्यू पी यू में। अब सिर्फ बेस में कितना है आपके पास, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ये है हमारा बेस में 155 है, गामा डी एन क्यू है, गामा डी एन क्यू मींस एन क्यू इज 130, गामा डी एट द बेस इज 155, 155 into 130 करो, तो जो भी आता that is the QPU। इसको आप π/4 d स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, you will get QPU। अब हम फ्रिक्शन निकालेंगे, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए पिछला प्रॉब्लम इजी था, क्योंकि एक ट्रायंगल था। यहां पर दो पार्ट्स है, यहां पर दो पार्ट्स है, 0 से 2 तक एक है और 2 से 15 तक एक है। मतलब पहले के 2 मीटर के लिए अलग फ्रिक्शनल फोर्स निकालो और सेकंड पार्ट के लिए अलग निकालो। तो देखिए पहले के लिए क्या किया हूं मैं, पहले के लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास, सिग्मा एवरेज k इंटू टैन डेल्टा, isn't it? सिग्मा एवरेज इंटू k इंटू टैन डेल्टा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए ट्रायंगल है, ऊपर 0 है, नीचे 38 है, तो हाफ इंटू 0 प्लस 38, तो हाफ इंटू 0 प्लस 38 इंटू k। K is how much? Sigma is equal to 155। ओके गौरव, सिग्मा देखो यहां पर आए हम, देखो अच्छा पिछले प्रॉब्लम में कैसा था, प्रेशर डायग्राम ऊपर 0 था, गामा इंटू डी लेके नीचे हम एक ट्रायंगल बनाए थे, वहां पर वाटर टेबल नहीं था, वहां पर वाटर टेबल नहीं था, एक ट्रायंगल आया था, ऊपर 0 नीचे गामा डी। यहां पर क्या है, यहां तक वाटर टेबल है, कहां तक, 2 मीटर नीचे। जब 2 मीटर नीचे वाटर टेबल है तो ये पोर्शन ड्राई है, जब ये पोर्शन ड्राई है तो गामा इंटू डी, गामा 19 D2, तो ये बनता 38। ये क्लियर है आपको अभी तक, ये 38, तो डायग्राम यहां से फिर ऐसा डिविएट होता, तो यहां तक तो ये 38 है। अब जो ये पोर्शन है ट्रायंगल का, ये हम कैसा निकालते हैं, यहां से लेके यहां तक, ये हाइट है 13, फिर गामा इंटू डी, गामा यहां पर कितना बनता मालूम है, ये पानी में रहने से 19 माइनस 10, समझ लो, गामा गिवन माइनस 10, सो 19 माइनस 10 इंटू 13 करो,
तो आपको ये ट्रायंगल का पोर्शन आता, इसमें 38 ऐड करो तो ये बेस पूरा आता, दैट इज 155। करेक्ट है नहीं? देखो डाउट है तो पूछो, यही चीजें मालूम कर लेना। दिस इज 155, दिस इज 155, y -10। ओके देखो इधर, यहां पर जो है ये सबमर्ज्ड है, मालूम है ये सबमर्ज्ड है। गामा हमारे पास 19 है, गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, फॉर्मूला है नहीं? गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा 10। एक्चुअली गामा सैचुरेटेड ये इसको अलग देना था उन्होंने, क्योंकि यहाँ ड्राई को दिया लेकिन हम वही ले नहीं दिया, इसलिए 19 लेके चल गए। यहाँ पर गामा सैचुरेटेड उसको कुछ वैल्यू देना था, नहीं दिया, तो वही वैल्यू ले बोला उन्होंने क्वेश्चन में, तो ये 19 ले रहे हैं हम गामा सैचुरेटेड। गामा सैचुरेटेड इज 19, गामा डब्ल्यू 9.81 फिक्स है वाटर का, आप उसमें अप्रोक्सीमेटली 10 लेते हैं हम, इसलिए 19 माइनस 10, 19 माइनस 10 इंटू हाइट 13, so it is one something आता, that plus 38, so you will get 155। अब क्लियर हुआ क्या? प्लीज क्लियर कर लो हर चीज। ये बोर्ड पे रहे तो बात, क्लासरूम रहे तो अलग बात रहती, ऑनलाइन पे ऐसे छोटे मोटे डाउट्स बहुत आते। यहाँ पर टीचर को भी बहुत चिल्लाना पड़ता, मेहनत करना पड़ता, आपको भी बहुत मेहनत करना पड़ता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ना हम मेहनत कर रहे ना आप मेहनत कर रहे, हम दोनों भी नहीं कर रहे, सिर्फ किसी तरह खाना पूर्ति करके खत्म कर रहे हैं। आपको भी वही होना है, हमको भी वही होना है। कुछ नहीं आया, y -10 क्लियर? गौरव, व्हाट योर रिटर्न इज नॉट क्लियर हियर? क्लियर? यहां तक आया क्या? ये डायग्राम कैसा बना आपको मालूम होना, और ये वैल्यूज कैसे निकाला मैं आपको ये मालूम होना, बाकी का सब इजी है। इफ इट इज क्लियर देन नो प्रॉब्लम, वी विल गो फर्दर। बोलो प्लीज। ओके थैंक यू। सो नाउ एक बार ये डायग्राम क्लियर हो गया आपको, ये बेस का आया 155, तो ये तो आपको क्लियर है कौन सा ये पेपर, उसके बाद ये है एक्चुअली क्यू पी यू इज इक्वल टू गामा डी एन क्यू, गामा डी नीचे डायरेक्ट करे सो है 155, एन क्यू 130, ये वैल्यू आया, उसको एरिया से मल्टीप्लाई करो π/4 d स्क्वायर, ये पहला आया, ये क्या आया? पहला आ गया आपको। नाउ द सेकंड इज फॉर फ्रिक्शन, सेकेंड इज फॉर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में यहाँ पर दो पार्ट है, ऊपर ड्राई है और नीचे 13 मीटर सबमर्ज्ड है। जो ड्राई के लिए फॉर्मूला है सिग्मा एवरेज इंटू के इंटू टैन डेल, के सेम रहता, टैन डेल्टा सेम रहता। सिग्मा एवरेज क्या होता ड्राई के लिए? देखिए यहाँ 0 है, यहाँ बेस है 0 प्लस वट एवर इट इज 130 नहीं 38 है ना, 0 प्लस 38/2, 0 प्लस 38/2, half into 0 plus 38/2 into k is 2 into tan 30, it is 22 kilonewton per meter square, it is 22 kilonewton per meter square for 0 to 2, it is for 0 to 2, and for 2 to 15, for 2 to 15 sigma average कैसा बनता? top width is 38, bottom width is 155, ट्रेपेजोइडल बनता है ये 38, ये 155, तो ये बनता हाफ प्लस, देखिए हाफ प्लस 38 प्लस 155, सिग्मा एवरेज हाफ प्लस 38 प्लस 155 इंटू 2 k is 2 tan 30, ये वैल्यू आता। वंस यू गेट दिस वैल्यू पाई इंटू डी इंटू एल, पाई डी कॉमन है, पाई डी बाहर रखो, पाई इंटू 0.3, पाई इंटू डी 0.3 इंटू पहला एफएस 22 आया 2 मीटर के लिए, 22 इंटू 2, दूसरा 111 आया 13 के लिए, 111 इंटू 3, तो ये 1400.8 आया, दिस इज 1408.8 प्लस पहले वाला जो भी आया दैट इज 1430.7, उन दोनों को ऐड करो, यू विल गेट दिस वन QU, and then Q safe is equal to this divided by 2.5, you will get this value। तो पहला केस किया था मैं सेम प्रॉब्लम विदाउट वाटर टेबल, दूसरा प्रॉब्लम किया मैं विथ वाटर टेबल, विथ वाटर टेबल। अब मैं करूंगा बाय कंसीडरिंग क्रिटिकल लेंथ, बाय कंसीडरिंग क्रिटिकल लेंथ। पहले आपको ये क्लियर हुआ क्या? देखो कॉन्सेप्ट, नोट्स देखो, प्रॉब्लम करो, ये सब सीखो,
देखो क्लासिफिकेशन थ्योरी जो मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, मैं चाहे तो आपका सिलेबस आई विल कंप्लीट विद इन 8 days, फास्ट करके चुप सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है मुझे। मैं पहले डिसाइड किया था कि बेयरिंग कैपेसिटी और पाइल फाउंडेशन जितना हो सके उतना, आप सुनो या ना सुनो डिटेल में करेंगे, इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद थोड़ा बहुत शीट पाइल वाइल इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी में 1-2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जो थ्योरी है आप खुद पढ़ सकते, मैं आपको नोट्स भी दे दिया, आप थोड़ा बहुत तो खुद कर ले सकते। theory is not at all important, but I have to consider about these things। न्यूमेरिकल से ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट बुक में भी क्लियर नहीं है, वो प्रॉब्लम है, किसी भी बुक में पूरी तरह क्लियर नहीं है। ओके, तो विदाउट वाटर टेबल और विथ वाटर टेबल, नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ वी विल considering critical length, considering critical length। Okay, now here the same problem is there, but here it is given considering critical length, considering critical length। of course इसमें भी वाटर टेबल है, वाटर टेबल नहीं रहता तो अलग बात है, क्रिटिकल लेंथ भी है और क्या है, क्रिटिकल लेंथ कॉन्सेप्ट भी है, और क्या बोला मैं आपको, वाटर टेबल भी। देखिए ये ऑफलाइन में शायद इतने मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं पूछता, मुझे भी पता है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए ना। हाँ, तो क्रिटिकल लेंथ क्या है, देखिए पहले आप L/D रेशियो 15 तक है तो लूज और मीडियम सैंड के लिए, और L/D रेशियो 20 है डेंस सैंड के लिए, L/D 20 है डेंस सैंड के लिए। तो हमारे पास डेंस सैंड है, तो हमारे पास लेंथ ऑफ क्रिटिकल लेंथ कैसा निकालते हैं हम, इस फॉर्मूले से, L/D इज इक्वल टू 20, L/D इज L इज इक्वल टू 20 इंटू D, 20 इंटू 0.3, तो यहाँ पर 6 मीटर क्रिटिकल लेंथ है। क्रिटिकल लेंथ का मतलब है वहां तक ही सही इफेक्टिव काम कर रहा प्रेशर, उसके नीचे फॉर्मेलिटी है, उसके लिए सेम प्रेशर कैरी हो रहा, हम इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। जब आप एक 20 मीटर का पाइल बना रहे तो वो क्या बोलता, ये ज्यादा प्रेशर शुरू के क्रिटिकल लेंथ तक ही रहता, एक बार क्रिटिकल लेंथ पास हो गया तो सेम प्रेशर कैरी होता। ये है क्रिटिकल लेंथ का कॉन्सेप्ट। क्रिटिकल लेंथ मतलब क्या है, विदाउट कंसिडरिंग क्रिटिकल लेंथ मतलब मैं अब तक जैसा किया था आप वैसा करो, अब तक जैसा किया था वैसा करो, लेकिन क्रिटिकल लेंथ कॉन्सेप्ट वो अगर से दिया, इफ ही हैज गिवन क्रिटिकल लेंथ कॉन्सेप्ट दिया, तो क्रिटिकल लेंथ कॉन्सेप्ट दिया इसका मतलब कि अप टू सर्टेन लेंथ ओनली द पाइल इज एक्टिंग। सो व्हाट इज दैट सर्टेन लेंथ, that certain length is found by the formula L/T, D is equal to 15 for loose to medium sand, for loose to medium sand, and L/D is equal to 20 for dense sand, L/D is equal to 20 for dense sand, this is for loose to medium sand, and L/D is equal to 20 for dense sand, for dense sand। Okay, so now coming to here, L/D is equal to LCR is equal to 20D, this is 20 into diameter is 0.3, 20 into 0.3 6, so 6 meter is the critical length। तो आपका डायग्राम आप कैसा बनता है, देखो शुरू के 2 मीटर के लिए तो ड्राई है, फिर 4 मीटर के लिए इतना चेंज होता है। हम जो कुछ करना है यहाँ पर प्लीज इस पॉइंट को देख लो, क्रिटिकल लेंथ तक ही करना है डायग्राम, नीचे का भूल जाओ, सिर्फ समझो कि पाइल 6 मीटर का ही है, 15 में से 6 ही है, तो पहले के 2 मीटर तो ड्राई है, वहां पर तो गामा इंटू डी 19 इंटू 2 30 है, उसके बाद थोड़ा डिविएट होता, फिर ये हाइट निकालो, यहां तक तो 38 रहता, जो बचता ये 4 + 19 - 10, क्योंकि ये 19 है, तो 4 × 19 - 10, 9 × 4 36 + 38, ये टोटल विड्थ बनता 74। क्रिटिकल लेंथ क्या बोलता मालूम है, ये 74 ही पूरा पाइल खत्म होने तक कैरी होता। तो ये है आपका डायग्राम, डायग्राम इतना चेंज होता, बाकी का कॉन्सेप्ट सब सेम है। क्रिटिकल लेंथ में विदाउट क्रिटिकल लेंथ में कुछ भी फर्क नहीं है। विदाउट क्रिटिकल लेंथ में हम पूरे पाइल को कंसीडर करते, यहाँ पर हम जितना क्रिटिकल लेंथ है उतने तक ही कैलकुलेट करना, बाकी का वही कैरी करना, वही कैरी करना। इसको अच्छी तरह समझो। तो यहाँ तक 38 है, वो तो वहां भी था 38, यहाँ भी है। यहाँ 6 मीटर के बाद क्या करना,
एक और आप बेस निकालो और वही बेस रेक्टेंगल ही कैलकुलेट करो। तो एक ट्रायंगल बना, एक ट्रेपोजाइड बना, फिर एक रेक्टेंगल बना। ये है प्रेशर डायग्राम व्हेन यू कंसीडर क्रिटिकल लेंथ, व्हेन यू कंसीडर क्रिटिकल लेंथ। कुछ डाउट्स है तो पूछो प्लीज। क्रिटिकल लेंथ में तो पहले पर प्रॉब्लम कैसा करना है, देखिए अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी के दो टाइप्स है, एक फॉर क्ले, एक फॉर सैंड। पहले क्ले का कर लो, क्ले का सिर्फ फॉर्मूले का है, इजी है। क्ले में सिंपल प्रॉब्लम्स करो, मैं कराया, उसके बाद लेयर्ड के भी करो, वो तो मैं बाद में कराऊंगा आपको, उतना मुश्किल नहीं होता आपको। जब आप सैंड में आते तो सैंड में आने के बाद पहले विदाउट क्रिटिकल करो, उसके बाद विथ वाटर टेबल करो, उसके बाद विथ वाटर टेबल करो। But our L by D is 50. See, it is not for our, see here, our sand is whether loose or medium or dense, Sonali. So we are taking our sand as dense, therefore we are taking L by D is equal to 20. It is not, we are calculating for our L by D, that is 15 divided by 0.3, ऐसा मत करो आप. This is the formula. L by D is equal to 15 for loose, L by D is equal to 20 for dense. We are taking dense. So L is equal to, L by D is equal to 20, L is equal to 20D, L is equal to 20 into 0.3, 6 meter is the critical. हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये फॉर्मूला दिया हुआ है उसका, ये हमारे डाटा से नहीं आया है, इसको अंडरलाइन करो। लूज और मीडियम सैंड रहा तो क्रिटिकल लेंथ आप इस फॉर्मूले से निकालो, डेंस सैंड रहा तो सेकंड फॉर्मूले से निकालो, डेंस सैंड रहा तो सेकंड फॉर्मूले से। ओके बेटा, सो नाउ कमिंग टू हियर, ये आपको क्लियर होना। तो आपको कैसा पढ़ना है मैं आपको बताऊं, साहब कंफ्यूज हो रहा हूँ आपको। तो पहले अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को जाओ, दो मेथड्स है, एक है ग्रैनुलर सॉइल सैंड के लिए, एक क्ले के लिए। क्ले में जाओ और क्ले के दोनों फॉर्मूले देख के डिटेल में पढ़ो। उसके बाद सैंड में आओ, सैंड में विदाउट क्रिटिकल लेंथ, विदाउट वाटर टेबल, फिर विथ वाटर टेबल, फिर वाटर टेबल एंड क्रिटिकल लेंथ, ऐसा प्रॉब्लम कर लो। उसके बाद लेयर का एक और भी है, तो वो तो मैं बाद में कराता हूँ, ठीक है। तो अगर से ये आपको क्लियर है तो एक लेयर का प्रॉब्लम और मैं अगले क्लास में लेके ये टॉपिक इंपॉर्टेंट खत्म करता हूँ। उसके बाद कल है शायद मेरा क्लास, या कल नहीं तो भी शिवसागर मैडम के क्लासेस सब मैक्सिमम मैं ही लेते जाता हूँ क्योंकि उनका सिलेबस खत्म हो गया। तो इसके बाद मैं ग्रुप कराऊंगा, ग्रुप भी डिटेल में कराऊंगा, एफिशिएंसी कराऊंगा, अंडर रिम्ड पाइल्स कराऊंगा। तो ये पाइल खत्म हो जाता है, और एक बार पाइल खत्म हो गया, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन गेट में पाइल और बेरिंग कैपेसिटी पे आते हैं, उसके बाद सॉइल एक्सप्लोरेशन पे भी आते हैं, लेकिन थ्योरी आप खुद पढ़ ले सकते थोड़ा बहुत। तो आफ्टर दिस एक बार पाइल खत्म हो गया फर्स्ट तक, तो फर्स्ट से लेके 10 तारीख तक रोज 2-2 घंटे क्लास लेता हूं मैं। अब बहुत से लोगों का सिलेबस खत्म हो गया, मेरा ही बचा, और मेरे एमटेक के क्लासेस भी खत्म हो जाते हैं। तो मैं सिवाय आपके और किसको पढ़ाने का नहीं रहता, डेली 2-2 आवर्स लेके मैं सभी चैप्टर, इसके बाद पाइल के बाद वेल फाउंडेशन है, वो भी जल्दी हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद शीट पाइल वाल्स है, वहां पर भी जरा कॉन्सेप्ट आते, वो जरा मेरे को डिटेल में पढ़ाना पड़ता, लेकिन 2-4 पीरियड में हो जाता वो भी। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स है, उसमें भी बहुत सारा थियरी है, जो 2 मेथड है उतना बताऊंगा। और सॉइल एक्सप्लोरेशन एक दिन में थियरी पढ़ा के खत्म करूंगा। तो बिफोर 10th I will try to complete the syllabus. Now you take a break, and immediately after the break you join fast. I will take the attendance. Okay, directly I will take the attendance. ये प्रॉब्लम मैं कल कंप्लीट करता हूँ, ये डायग्राम आप अच्छी तरह देख लो। और टुडे I will share these 2 PPTs in the group 15 and 16 so that it will be easier for you to understand. ठीक है, तो आप इमीडिएट ज्वाइन हो जाओ 1-2-3 मिनट के बाद।